आज हम समझेंगे SIP होता क्या है। SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका है। जैसे हम बैंक में RD करते हैं, ये सेम उसी तरह का सिर्फ एक जरिया है शेयर बाज़ार में निवेश करने का। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि हमने एक सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये हम कैसे करेंगे, चलिए आगे समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं SIP कैसे करें। मान लो हम शेयर बाज़ार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें ना तो शेयर मार्केट का पता है, ना हमें कोई शेयर सेलेक्ट करना आता है, और कब खरीदना है कब बेचना है तो हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए मान लो हमने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसे देख के खरीदना नहीं है कि ये अच्छा है बुरा है, ये अलग टॉपिक है, बस समझने के लिए। निपॉन इंडिया हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, तो फिर एक अमाउंट सेलेक्ट करेंगे हम, जितना हम SIP करना चाहते हैं। तो हर महीने जो डेट हम सेलेक्ट करेंगे ये कुछ भी हो सकती है, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई भी डेट हो सकती है। जैसे आपने 10 तारीख ले ली, तो 10 तारीख को ऑटोमेटिक जो आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे 5,000 10,000 जो भी अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है, वो आपके बैंक से कट के म्यूचुअल फंड हाउस के पास चला जाएगा। और यहाँ पे इनकी टीम, जो फंड मैनेजर होगा इस फंड का, ये जो फंड मैनेजर है, ये फंड मैनेजर और इनकी टीम होगी। तो ये उनको आप जितने भी 10 तारीख को जितने भी बंदों का पैसा है वो उससे शेयर खरीदेंगे। देखो जैसे ये इनमें से कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, वो शेयर खरीद के रख लेंगे, और इसके लिए वो चार्ज करेंगे, क्योंकि आपका पैसा वो संभाल रहे हैं, तो इसके लिए वो आपको 0.74 ये एनुअल है, इतना साल का वो चार्ज करेंगे आपसे, यानी कि इतना वो अपना खर्चा पानी लेंगे। ये साल का है, यानी कि अगर आपका 1,000 रुपये की सिप जा रही है तो ये हो गया 7.5 रुपये। आपसे एक थोड़ा सा अमाउंट होता है, क्योंकि 7.5 रुपये वो ले रहे हैं 1,000 रुपये पे, लेकिन आपको रिटर्न ये वाले दे रहे हैं 3 साल में, 5 साल में, ऑल टाइम देख लो 17%। ये एनुअलाइज रिटर्न है, तो इतना तो बनता ही है। तो चलिए अब समझते हैं हमें SIP करनी क्यों चाहिए। इसका सबसे पहला रीज़न तो है हैबिट ऑफ सेविंग, क्योंकि इससे एक डिसिप्लिन आता है। एक हर महीने, जैसे आपको अगर कोई बोले कि हर महीने मेरे को 5,000 रुपये दे दो और मैं निवेश कर दूँगा, या कोई बोले कि आप खुद कर दो, 1-2 महीने, 3 महीने, 5-6 महीने तो आप कर लोगे, लेकिन फिर आप भूल जाओगे। लेकिन जब आपने म्यूचुअल फंड में एक फिक्स डेट सेलेक्ट कर ली, तो वो ऑटोमेटिक ही आपके भूलने का चांस खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही कट जाएगी। तो इससे एक डिसिप्लिन आ जाता है। पहले तो ये हुआ। अब इसका दूसरा फायदा क्या है, जो मुझे लगता है, क्योंकि सिप को मैं मानता हूँ कि सबसे अफोर्डेबल स्कीम है। FD RD का तो पता नहीं मेरे को 100-200 रुपये की होती नहीं होती है, लेकिन ये तो चलो इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये, वहाँ जबकि दूसरी जगह मैंने दिखाया हुआ है कुछ फंड तो 100 रुपये मंथली से भी आप सिप शुरू कर सकते हैं। यहाँ 500 रुपये से आप शुरू कर दिए, मान लो ये दूसरा फंड है, 500 रुपये से मंथली शुरू कर सकते हैं, और मिनिमम वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट बीच में आप, जैसे आपको लगता है कि 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा बच गए, तो आप अलग से सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इस फंड में देखो 500 रुपये मिनिमम आप वन टाइम भी कर सकते हो, सिप तो 500 भी है ही। इसके अलावा मान लो आपने 5,000 की सिप चालू कर दी थी, और कुछ महीने बाद आपको लग रहा है कि अब मेरे को ये बढ़ानी चाहिए, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मिनिमम एडिशनल परचेज इस फंड की है, ये इस फंड की है मिनिमम 500। ये दूसरे फंड में 100 भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, लेकिन मेन बात ये है कि आप बढ़ा भी सकते हैं। और हाँ, यदि आपने 5,000 से शुरू की और आपको लगता है कि नहीं कुछ मंथ के लिए 5,000 ज़्यादा हो जाएगा, मैं 1-2 हज़ार ही दे सकता हूँ, तो आप कम भी कर सकते हैं। चलो मान लो बढ़ाना घटाना दूर, आपको जॉब चेंज हो गई या कोई इमरजेंसी आ गई कुछ, तो आप सिप, अगर जो आपकी सिप चली है उसको पॉज कर सकते हैं 3 मंथ के लिए,
एक जैसे आपने 2 साल कोई सिप चला लिया, आपको लग रहा है कि कुछ मंथ के लिए मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं नहीं दे पाऊँगा, तो आपको उसको 3 महीने के लिए आप पॉज कर सकते हो। अगर आपको 3 महीने से ऊपर सिप को रोकना है तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। उससे जो आपका पैसा गया है वो काम करना नहीं छोड़ेगा, वो तो जिस हिसाब से मार्केट अप डाउन हो रही है उस हिसाब से अप डाउन होता रहेगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जो आपने पॉज किया है, मान लो 3 महीने आपने पॉज किया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया, तो इसका ये मतलब नहीं जो आपने 3 महीने जो पॉज किया तो 3 महीने का 5,000 रुपये 15,000 रुपये उठ के आ जाएगा अगले, ना आपको उसका फाइन पड़ रहा है, ना वो आपकी पिछली सिप उठेंगी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती। जैसे आप 3 महीने के लिए या पॉज करने के बाद स्टॉप भी कर दी, स्टॉप करने का भी कोई चार्ज नहीं है, पॉज करने का कोई चार्ज नहीं है। हाँ, सिप मिस हो रही है, जैसे 10 तारीख आपने सेलेक्ट की हुई है, लेकिन आपको लगता है 9-10 को नहीं होगा अमाउंट, क्योंकि आपने अगर 5,000 सेलेक्ट किया तो 5,000 रुपये से 2 रुपये भी कम होंगे तो सिप नहीं उठेगी, तो उस टाइम आपको पॉज कर देनी है। हालांकि सिप मिस होने का म्यूचुअल फंड कंपनी कोई चार्ज पे नहीं करती, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, क्योंकि जो आपका एक्सपेंस रेशियो है, जो आपका इन्वेस्टमेंट हुई है, उस पे से कटता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी में एक ये भी है कि मान लो आपने 5,000 के हिसाब से 60,000 रुपये साल के जा रहे हैं आपके, और उस सिप का अमाउंट हो चुका है अब 70,000, एक साल बाद 70,000 रुपये हो चुके हैं, और आप चाहते हैं कि कुछ पैसा निकालना है, तो 70,000 हो चुके हैं, आपको 50,000 रुपये चाहिए, तो आप उसमें से 50,000 रुपया निकाल भी सकते हैं सिप को बिना स्टॉप किए, बिना पॉज किए, तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, वो जो म्यूचुअल फंड के पैरामीटर होते हैं, वो जैसे कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं 1 साल के अंदर पैसा निकालने पे 1% चार्ज करते हैं, तो 1 साल के अंदर आप निकालोगे तो वो वाला चार्ज तो पड़ेगा, लेकिन आपकी सिप पे कोई असर नहीं होगा। वो जो चार्ज है कि 1 साल, कुछ फंड का 30 दिन का है, यानी कि 1 महीने के बाद आप निकाल सकते हो, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो बाकी रूल गवर्नमेंट के चलते हैं कि जैसे 1 साल के अंदर आप निकालते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, या उसके बाद निकालते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होगा वो तो लगेगा, लेकिन सिप की फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप जब चाहे निकाल सकते हैं। मान लो आपने 10 तारीख को सिप शुरू की और पहली ही सिप पे, और जैसे आपको 1-2 दिन यूनिट मिलने में लगते हैं, जैसे आपके अकाउंट में यूनिट आए आप 15 तारीख को भी उनको निकाल सकते हो, जो टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से, लेकिन सिप ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तीसरे है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब इसको समझने के लिए आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। अब रुपी कॉस्ट एवरेज मतलब जैसे आपने सिप चालू की तो किसी मंथ मार्केट ऊपर होगी, नीचे होगी, ऊपर नीचे 10 तारीख को जैसे मान लो आपने सिप चालू की है, पहली 10 तारीख को मार्केट ऊपर थी, दूसरी को ऊपर थी, तीसरी को नीचे डाउन है, तो आपको जो यूनिट रेट मिलेगा वो डाउन मिलेगा, क्योंकि सिप जब भी कटेगी मार्केट का जो रेट, जिस टाइम मार्केट की जो पोजीशन होगी उसी हिसाब से आपके जो यूनिट है मिलेंगे। तो इसलिए मार्केट जब अप होगी तो थोड़ा महंगा होगा, जब डाउन होगी तो सस्ता मिलेगा, फिर महंगा मिलेगा, फिर महंगा मिलेगा, फिर सस्ता मिलेगा, और लास्ट में जाके एवरेज हो जाता है। इसी को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अब यहाँ देख लो, जैसे पिछले 10 सालों की ये शेयर बाजार की हिस्ट्री है पूरे मंथ की, तो इसमें बीच में कोरोना का भी देख लो 23% गिरी थी मार्केट, लेकिन ये पूरे साल में जाके एवरेज हो जाता है। हालांकि उस टाइम तो अगर सिप चली हो तो सबसे बढ़िया प्रॉफिट 23% सस्ते में आपको मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या है। लेकिन यहीं पे तो बंदे डरते भी हैं कि गिरी हुई हो, यानी कि अगर आपकी सिप चली हुई है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चला हुआ है, तो आपको मार्केट जितना गिरा हुआ रहे उतना आपके लिए अच्छा है, बस बेचते टाइम मार्केट अप होना चाहिए। पिछले 10 सालों की हिस्ट्री है, इसमें से 120 मंथ में से 47 मंथ तो मार्केट रेट निशान में रही है, लेकिन फिर भी मार्केट का रिटर्न, एवरेज रिटर्न 15.5% है। अगला है रिड्यूस रिस्क। यहाँ देखो, मान लो ये म्यूचुअल फंड आपने लिया है, तो यहाँ पे आपका जो 5,000 रुपये है वो 58 कंपनियों में लग रहा है, और एक फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को देख रहा है। नेक्स्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ओवर टाइम ये एक ही बात है, और ये सबसे मेन चीज़ है। यार सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट
शुरू में तो आपको पता नहीं लगता, 5-10 साल तो दिखता ही नहीं कि ये तो सेम ही है, थोड़ा सा गैप लग रहा है। लेकिन इसको आप सिप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग 10,000 रुपये की सिप चला रहे हैं और मान लो 15% रिटर्न हमें मिल रहे हैं। एवरेज जो शेयर बाजार का ना एवरेज रिटर्न पिछली हिस्ट्री का 15 से 17% है। 15% का है और कैलकुलेट कर लेते हैं तो 12 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट है, 15 लाख प्रॉफिट है और टोटल 27 लाख। अब इसको हम कंपाउंड होने के लिए 5 साल और दे देते हैं। याद रखिए 12 लाख का लगभग 27, डबल से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन सिर्फ अगले 5 साल में हमारा 27 लाख 67 लाख बन जाएगा और यहाँ 12 से सिर्फ 18 लाख ही बना है। और उसके बाद अगले 5 सालों में 15 से 20, ये 87 लाख का डबल हो गया। ये डबल हर 5 साल में डबल होता चलेगा। और अगर आप ये स्मॉल कैप मिड कैप में लगा रखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप मिड कैप का 15% देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि 20 से भी ज़्यादा देगा। यानी हमें SIP क्यों करनी चाहिए? ये 2007 से 2022 तक की 15 साल की हिस्ट्री है। 15 साल में FD का एवरेज रिटर्न 5.5% है, TPF का 7% या अभी 8 है मान लो। लेकिन सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न 10-10.5 मतलब 11% ही मान लो, 10.5% है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 15% है। ये इससे लगभग 5 गुना है और इससे डबल है। मैं चाहूँगा आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिप कैलकुलेटर बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। इसको डाउनलोड करके और यहाँ पे जाके नीचे ये सिप कैलकुलेटर है और ये अदर कैलकुलेटर है। यहाँ PF, RD, FD, लोन, EMI। और जिनको लगता है कि RD FD सही है तो एक बार इस कैलकुलेटर में जाके जो भी आपका FD रिटर्न या RD रिटर्न होगा, चलो RD का करते हैं। जैसे मान लो 10,000 रुपये की RD कुछ है मेरे नोन में, 10,000 रुपये की RD चला रहे हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में उनका 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन समझाना, हर किसी को समझाना हमारे बस की बात नहीं है। 6% और चलो हम लेते हैं 15 साल तो मिनिमम मान के चलते हैं कि वो चलाएगा ही। तो आप ये देखो कि 18 लाख जमा करके वो लगभग 30 लाख बना रहा है, ठीक है, 15 साल में। अब इसको हम करेंगे एडजस्ट। ये देख लो 15 साल 6% 10,000। तो यहाँ पे हम करेंगे 10,000 ये जो है RD है तो इसको हम 6% ही रखेंगे। इन्फ्लेशन रेट जो भारत का है, क्योंकि महंगाई दर जो बढ़ रही है, महंगाई दर चलो हम 5 ही रख लेते हैं। और टाइम कितना दिया था? 15 साल। एक्चुअल में उसका 18 लाख सिर्फ 19 लाख बनेगा। वो तब जब महंगाई दर 5 है, क्योंकि 1% का गैप है ना। अगर RD 6% दे रही है और महंगाई दर 6 या 7, जबकि 8-9 में तो भारत की महंगाई दर 9 से 10% भी थी, तो आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू भी तो कम हो रही है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप ये सब खुद कैलकुलेट करें, तब ये चीज़ समझ आती है, अच्छे से समझाएगी। हमारी जो टोटल इनकम है, जो टोटल सैलरी मान लो इनकम है, उसका 50% तो एसेंशियल है। इनकी अपनी ऐसी ज़रूरतें जो हम नहीं, पहले इस चार्ट पे चलते, ये नीड्स है। 50% हमारी नीड्स है, 30% वांट्स हैं, जो जैसे शॉपिंग, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, गिफ्ट वगैरह, जो ज़रूरी है लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि ये तो ऐसी ज़रूरतें हैं जो हमें, जिन्हें हम मिस नहीं कर सकते। लेकिन ये लाइफस्टाइल मान लो, किसी का बहुत ज़्यादा खर्चीला हुआ, किसी का कम। और ये है सेविंग, 20% सेविंग, इमरजेंसी, डेट। वहाँ ज़्यादातर डेट में रखते हैं क्योंकि वहाँ FD का रिटर्न बहुत कम होता है, वहाँ तो 1-2% भी ब्याज नहीं मिलता सेविंग अकाउंट में। तो चलो मैं मान के चलता हूँ आपका यही है, आपका भी यही सिचुएशन है कि 50% आपका, ये बदल सकती है। जैसे रेंट है, जैसे हम रेंट पे रहते हैं, और काफ़ी बंदे हैं जो अपने घर में रह रहे हैं, उनका रेंट का इतना खर्चा नहीं है। और बाकी जैसे गांव में है कोई, अगर गांव में वीडियो देख रहा है तो उनका ये वाला पोर्शन जो है ना, इसमें रेंट नहीं होगा,
गैस को यहाँ बिजली का बिल मान सकते हैं, वो कई स्टेटों में फ्री है और हम भारत में वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा होता भी नहीं है। पर ओवरऑल हमारा जो है 50% नीड्स। अब किसी का ये है कि इससे ज़्यादा है, बड़ा परिवार है, कोई बीमार है घर में, पर मैं मान के चल रहा हूँ 50% नीड्स है, यही चार्ट है। तो अगर आपकी सेविंग 20% है तो इसका हाफ आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। अगर आपको इस रेट रेस से बाहर निकलना है तो आपको कोशिश तो करनी चाहिए जितना हो सके ज़्यादा जाएं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखना है। और एक बात यह भी याद रखनी है कि इस मार्केट ऐसे चलेगी, जब आप निकलने का टाइम आया तो मार्केट ऐसी हुई तो आपका बहुत नुकसान होगा। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ही म्यूचुअल फंड में जाएं, 5 साल से ऊपर। हाँ, ऑप्शन हैं इसमें, आप पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपको निकालना पड़ जाए। इमरजेंसी फंड कभी भी शेयर मार्केट या इससे जुड़े उसमें नहीं डालना चाहिए। ये तो आप जितने भी म्यूचुअल फंड ऐड होती है उसी में लिखा होता है कि मार्केट रिस्क से जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बस ऐसे ही देसी तरीके से बनाया है और ये मेरे आगे 10-12 वीडियो ऐसे ही आने वाले हैं। इसके साथ आपको 2 वीडियो और एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का डालूंगा और एक म्यूचुअल फंड क्या है। जब तक आप SIP, म्यूचुअल फंड और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ नहीं सकते, इनके बेसिक आप समझ नहीं पाओगे कि ये फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड के द्वारा आपके आज नहीं लेकिन 5-10 साल बाद आपकी परिस्थितियाँ बिल्कुल चेंज कर सकती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।